नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, आनंद ले रहे होंगे। आइए हम एथिक्स का जो टेस्ट नंबर 3 है उसके सवालों को देख लेते हैं। जो भी बच्चा एथिक्स की तैयारी करना चाह रहा है वो इन सवालों को देखे और आगे। तो टेस्ट 3 कंप्लीट 3 घंटे में आपको ये सवाल करने हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एथिकल पेरेंटिंग इज क्रूशियल फॉर moral society. Explain the ethical duty of a parent and how their shortcoming can harm broader societal value. नैतिक पालन पोषण में नैतिक समाज की लिए महत्वपूर्ण है। माता पिता के नैतिक कर्तव्यों की व्याख्या करें और विश्लेषण करें कि उनकी कमियां व्यापक सामाजिक मूल्यों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। बेटे, integrity is the central to ethical leadership, but why is it so crucial? And what happened to public institution when it is missing? नैतिक नेतृत्व में सत्यनिष्ठता ईमानदारी को सत्यनिष्ठता कर लीजिएगा को आधारशिला क्यों माना गया है और इसकी अनुपस्थिति सार्वजनिक स्थानों की वैधता को कैसे कमजोर करेगी। तीसरा कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन। वर्तमान समय में यह उदाहरण आपको क्या बताता है? अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जलाते। What does the following quotation convey to you in the present context? So, instead of cursing the darkness, light a candle. चौथा नंबर सवाल। The Indian Philanthropy Report highlight the rising trend of philanthropic funding. Discuss the key drivers behind the growth and the potential of philanthropy to contribute India's sustainable goal by 2030 and the vision of Viksit Bharat by 2047. भारत परोपकारिता रिपोर्ट 2025 परोपकारी फंडिंग में बढ़ते रुझानों पर प्रकाश डालती है। इस वृद्धि के पीछे प्रमुख चालकों और 2030 तक भारत के सतत विकास लक्ष्यों और 2047 तक विकसित भारत के विजन में परोपकार के योगदान की क्षमता पर चर्चा की। पांचवा क्वेश्चन। इन द डिजिटल era, personal data has become a new fuel, fueling an economic system known as surveillance capitalism. Define surveillance capitalism and explain its operational mechanism, how it is fundamentally different from traditional capitalism. डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा एक नया तेल बनकर सामने आया है जो निगरानी पूंजीवाद नामक आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। निगरानी पूंजीवाद को परिभाषित कीजिए और इसके परिचालन तंत्र की व्याख्या कीजिए और यह पारंपरिक पूंजीवाद के मौलिक रूप से कैसे भिन्न। एनालाइज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोसाइटी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण। सातवां क्वेश्चन। शांति को एक समग्र अवधारणा के रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्तिगत और वैश्विक सद्भाव, न्याय और स्थिरता शामिल है। How is the peace a holistic concept encompassing individual and global harmony, justice and sustainability? आठवां क्वेश्चन। What is ragging? Generally, ragging is a form of systematic and sustainable physical and mental and sexual abuse of fresher or junior student at colleges, universities, and education institutions by senior student and sometimes even by outsider on campus and at hostel. सामान्य तौर पर रैगिंग
कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में वरिष्ठ छात्रों और कभी-कभी बाहरी लोगों द्वारा परिसर और छात्रावास में नए या कानिस छात्रों का व्यवस्थित और निरंतर शारीरिक, मानसिक और यौन पीड़न। नौवां सवाल, जॉन स्टोक मिल के हानि सिद्धांत पर चर्चा की। क्या कार्यकर्ता का निवारक निरोध इस सिद्धांत के तहत उचित होगा? क्यों या क्यों नहीं? जॉन स्टुअर्ट मिल हार्म प्रिंसिपल, would the preventive detention of activists justifies under this principle? Why or why not? Then question, it is better to be a human satisfying than a pig satisfied. इसको ठीक कर लीजिएगा बेटा, ये 10th सवाल नीचे आएगा। Better to be Socrates destroyed than a fool satisfied. Critically analyze this statement in the context of John Stuart Mill क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियन। संतुष्ट सुअर होने से असंतुष्ट मनुष्य होना बेहतर है। संतुष्ट होने के बताए जॉन स्टुअर्ट मिल के गुणात्मक उपयोगितावाद के संदर्भ में इसका कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब हम केस स्टडी को देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे लीडर के टुकड़ों। यू आर दी कमिश्नर ऑफ पुलिस in major metropolitan city that is grappling with raising crime. Case study देखते हैं। The government has heavily invested in advancement of AI powered predictive policing system. This system analyzes vast amount of historical crime data, social media activity and demographic information to identify high risk area and individual, leading to more proactive policing. Initial results show a significant drop in crime rate in area where the system is deployed. However, human right organization and community activists have raised serious concern. They argue that AI algorithm is exhibiting bias disproportionately flagging marginalized communities and certain ethnic groups. They cite incidents to increase stop and trace these areas, leading to the acquisition of radical profiling and harassment, even for individuals with no criminal record, but also question the transparency of the algorithm, as it is a decision-making process is a black box that cannot be easily explained. Your officer are reporting increased tension with these community. Identify Question देखते हैं, identify the various stakeholders involved in the situation and their respective concern. Discuss the ethical dilemmas you faced as a police officer in the balancing public safety, technological advancement, and human rights. What course of action would you take to address this situation, providing a reason justification for your step? आप एक प्रमुख महानगरीय शहर में पुलिस आयुक्त है जो बढ़ती अपराध दरों से जूझ रहा है। सरकार ने उन्नत एआई संचालित अनुमानित पुलिस प्रणाली में भारी निवेश किया है। यह उच्च जोखिम वाले क्षेत्र और व्यक्तियों की पहचान करने के लिए बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक अपराध डेटा, सोशल मीडिया गतिविधि और जनांशीय जानकारी को विश्लेषण करती है। इससे अधिक सक्रिय पुलिसिंग होती है। प्रारंभिक परिणामों से यह पता चला है कि जिन क्षेत्रों में यह प्रणाली तैनात की गई है वहां अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। हालांकि मानवाधिकार संगठन और सामुदायिक कार्यकर्ता ने गंभीर चिंता जताई है कि उनका यह तर्क है कि एआई एल्गोरिथम
पूर्वाग्रह प्रदर्शित कर रहा है जो हाशिए पर पड़े, हाशिए पर पड़े समुदाय को कुछ जातीय समूह को असमान रूप से चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में बढ़े हुए स्टॉप एंड फिक्स के उदाहरणों में हवाला देते हुए जिन पर नस्लीय प्रोफाइलिंग और उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं, यहां तक कि उन व्यक्तियों के लिए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यह एल्गोरिथम की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाता है क्योंकि इसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया एक ब्लैक बॉक्स है। इसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। आपके लिए आपके अपने अधिकारियों में इन समुदायों के बढ़ते तनाव को रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रश्न, इस स्थिति में शामिल विभिन्न हितधारकों को और उनसे संबंधित चिंताओं की पहचान करें। सार्वजनिक सुरक्षा, तकनीकी प्रगति और मानवाधिकारों को संतुलित करने के लिए पुलिस आयुक्त के रूप में आने वाली नैतिक दुविधाओं पर चर्चा की थी। इस स्थिति को संबोधित करने के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? अपने कदमों के लिए तर्कसंगत और जितते रहेंगे। केस 2, you are a district collector of a tribal dominant area. The central government has sanctioned a large scale renewable energy project, a massive solar park in your district, taught as a flagship initiative for sustainable development and job creation. The project requires the acquisition of significant tracts of forest land, which currently inhabited by several indigenous tribe communities. These communities have strong traditional and spiritual ties to the land and rely on the forest for the livelihood. The project propounded promises job development and a fair compensation for displacement along compensation rehabilitation package. However, the past experience with similar projector in the other region suggested that the rehabilitation efforts are often inadequate, leading to the loss of livelihood, cultural disruption, and marginalization of tribal population. A tribal elder in your district are vehemently opposing the project, stagingly proposed on invoking the constitutional right under the Forest Act. Local politicians or some of the business interests are pressurizing you to excite the land acquisition process, emphasize the national importance of the project, analyze the ethical issues involved in this area, considering the principle of environmental justice and distributive justice. Examine the concept of development at what cost in the context. The ethical framework would best guide your decision making. At a district collector, what step you will take to address all the concerned stakeholders while upholding the ethical responsibility. आप एक आदिवासी बहुल जिले में एक जिला कलेक्टर हैं। केंद्र सरकार ने आपके जिले में एक बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजना की मंजूरी दी है, जिसे सतत विकास से और रोजगार सृजन की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सराहा जा रहा है। पर्यावरणों के लिए वन भूमि के लिए महत्वपूर्ण हिस्से का अधिग्रहण करने की आवश्यकता है, जिसमें वर्तमान में कोई स्वदेशी आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। इन समुदायों के भूमि के मूल पारंपरिक और आध्यात्मिक संबंध रहे और वो अपनी आजीविका के लिए वनोपज पर निर्भर रहे। परियोजना के प्रस्तावक विस्थापन के लिए विकास और उचित मुआवजे के व्यापक पुनर्वास मुकदमों का वादा करते हैं। हालांकि अन्य क्षेत्रों में इस तरह की परियोजनाओं पिछले अनुभव बताते हैं कि पुनर्वास के प्रयास अक्सर पर्याप्त होते हैं। इससे आजीविका का नुकसान, सांस्कृतिक व्यवधान और आदिवासी आबादी हाशिए पर जाना संभव है। आपके जिले के आदिवासी बुजुर्गों इस परियोजनाओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे और वन अधिकार अधिनियम के तहत संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। स्थानीय राजनेता और व्यावसायिक हित आपको भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने पर दबाव डाल रहे हैं। इस परियोजनाओं का राष्ट्रीय महत्व पर जोर दे रहे हैं। प्रश्न, पर्यावरणीय न्याय और वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत को ध्यान रखते हुए इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का विश्लेषण कीजिए।
इस संदर्भ में किस कीमत पर विकास की अवधारणा पर जांच कीजिए। आपके निर्णय का सबसे अच्छा मार्गदर्शन और नैतिक ढांचा करेगा। जिला कलेक्टर के रूप में आप नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सभी हितधारकों और चिंताओं को दूर करने के लिए क्या करेंगे। Case study number 3. You are the head of the vigilance department in the state government. A junior engineer from public works department approach you with a credible evidence indicating a large-scale corruption nexus involved senior PW officials, contractor, and even some political features in allocation execution of the road construction there. The engineers fear the safety and they request complete anonymity. Upon the initial verification, the evidence appears strong, suggesting massive misappropriation of public funds, leading to the substandard infrastructure and potentially safety hazard for commuter. However, exposing this nexus could lead to the significant political instability, public outrage, and potentially disrupt ongoing development project. Your immediate of superior advice caution suggestion that a high profile investigation might paralyze a department and harm the government image, potentially affecting the public confidence. He hints that some things are better left undistributed for greater good. Questions identify the ethical dilemmas present in this scenario and conflicting values involved. Discuss the responsibility towards whistleblower, the public, and the government. What course of action would you adopt in this situation, and what would be the ethical justification for your chosen path? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक राज्य सरकार में सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं। लोक निर्माण विभाग का एक कनिष्ठ अभियंता आपके पास एक विश्वसनीय साक्ष्य दस्तावेज ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर आता है, इसमें सड़क निर्माण परियोजनाओं के आवंटन, निष्पादन और वरिष्ठ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों, ठेकेदारियों और यहाँ तक कुछ राजनीतिक हस्तियों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गठजोड़ के संकेत मिलता है। इंजीनियर अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं और पूर्व गुमनामी का अनुरोध कर रहे हैं। प्रारंभिक सत्यापन साक्ष्य मजबूत प्रतीत होता है, जिससे सार्वजनिक धन बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। इसके परिणाम स्वरूप घटिया बुनियादी ढांचा, यात्रियों के लिए संभावित खतरे उत्पन्न होते हैं। हालांकि इस गठजोड़ को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिरता, सार्वजनिक रोष हो सकते हैं और संभावित रूप से चल रही विकास परियोजनाओं को बाधित कर सकता है। आपके तत्काल वरिष्ठ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, यह सुझाव देते हैं कि एक उच्च स्तरीय विभाग को पंगु बना सकती है और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे सार्वजनिक विश्वास प्रभावित हो सकता है और यह संकेत देता है कि कुछ चीजें व्यापक भलाई के लिए अछूती ही छोड़ देना बेहतर है। इस परिदृश्य में प्रश्न है, इस परिदृश्य में मौजूद नैतिक दुविधाओं और इसमें शामिल पारस्परिक विरोधी मूल्यों की पहचान करें। विसल ब्लोअर जनता और सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर चर्चा करें। इस परिस्थिति में आप क्या कार्रवाई करेंगे और अपने आपके चुने हुए मार्ग के लिए नैतिक उच्चतम क्या हो। You are working as an executive in a nationalized bank for several years. One day, one of your close colleagues tells you that her father is suffer from a heart disease and needs surgery immediately to survive. She also tells you that she has no insurance and operation will cost about 10 lakh. You are also aware of the fact that her husband is no more and that she is from a lower middle class family. You are empathetic about her situation. However, apart from expressing your sympathy, you do not have the resources to fund her. A few days later, your colleague informs you secretly that bank manager was so kind that he released 10 lakh from the dormant account from the operation with the promise that it should be confidential to repair as soon as possible. She is already start repaying the amount and will continue to do so until it is fully repaid. What are the ethical concerns involved in the above case?
Evaluate your behavior of a manager from an ethical point of view. How would you react to this situation? Last case study. You are a newly elected sarpanch, head of the village council of a village in a rural district. In village has historically experienced underlying caste tension, but is recently accelerated, particularly affecting the local government primary school. A significant number of children have marginalized caste community and stop attending school, citing discrimination and harassment by some upper caste students and reportedly subtitle discrimination practices by a few teachers. The parents of these marginalized caste children have approached you expressing their deep concern about children education and safety. On the other hand, a section of upper caste community, including some influencer village elders, have allegation of exaggeration is an attempt to marginalize the school reputation. The belief that their children are being unfairly targeted and traditional social structure should be respected. The school headmaster, while concerned about declining attendance, seemed hesitant to take strong action, fearing backlash from dominant community and potential disruption to the school functioning. The situation is sensitive at a school attendance is crucial for children's future and any mishandling could deepen caste division, leading to the broader social unrest in the village. To understand that your primary duty is to ensure justice, equality, and peace for all villagers, especially the most vulnerable. Three questions are there. Identify the various stakeholders involved in the situation and respective interest and concern. Discuss the ethical dilemmas you faced as a sarpanch in this scenario. What immediate and long-term steps would you take to resolve these conflicts and promote inclusive practices in the school and wider village community? Justify your proposed course of action. आप एक ग्रामीण जिले में नवनिर्वाचित सरपंच है। गांव के ऐतिहासिक रूप से जातिगत तनाव रहा है, लेकिन हाल में ही ये बढ़ गया है, खासतौर पर स्थानीय सरकारी प्राथमिक विद्यालय को प्रभावित कर रहा है। एक हाशिए पे पड़े समुदाय की बड़ी संख्या में स्कूल ने आने पर बंद कर दिया है। उनका कहना है कुछ उच्च जाति के छात्र द्वारा भेदभाव व उत्पीड़न किया जा रहा है और कथित तौर पर कुछ शिक्षक द्वारा भी सूक्ष्म भेदभाव व्यवहार किया जा रहा है। इन हाशियों पर पड़े हुए जाति के बच्चों को माता पिता से संपर्क किया गया है और वह अपने बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा के लिए गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ जाति समुदाय के वर्ग में कुछ प्रभावशाली बुजुर्ग भी शामिल हैं। इन आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और स्कूल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि बच्चों को अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है और पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को सम्मान किया जाना चाहिए। स्कूल के प्राध्यापक हालांकि घटती हुई उपस्थिति को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वे मजबूत कार्रवाई करने से झिझक रहे हैं। उनका प्रभावशाली समुदाय से संबंधित प्रक्रियाओं और स्कूल के कामकाज को में संबंधित व्यवधान का डर है। इस स्थिति संवेदनशील है क्योंकि बच्चों का भविष्य के लिए स्कूल की उपस्थिति महत्वपूर्ण है और किसी भी गलत प्रबंधन से जातिगत विभाजन गहरा हो सकता है। इससे गांव में व्यापक सामाजिक अशांति हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि आपकी प्राथमिक कर्तव्य सभी ग्रामीणों, विशेषकर सबसे कमजोर लोगों के लिए न्याय, समानता और शांति सुनिश्चित करना। इस स्थिति में शामिल विभिन्न हितधारकों और उससे संबंधित हितों और चिंताओं की चर्चा करें। इस परिदृश्य में सरपंच के रूप में आपके सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं पर चर्चा की। इस संघर्ष को हल करने के लिए स्कूल और व्यापक ग्राम समुदाय में समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आप तत्काल और दीर्घकालिक क्या कदम उठाएंगे? अपनी प्रस्तावित कार्य योजना को न्यायोचित ठहराएं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 15 क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई कीजिए और सबमिट कीजिए रजनीश IAS अकेडमी पर। आप लोगों का कल्याण हो, रैंक निकले, मेहनत करिए, आपको फायदा हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जरूर ट्राई कीजिएगा, आप पास करें एग्जाम, ऐसी हमारी प्रार्थना है। थैंक यू।